तो जॉन डाल्टन ने कौन कौन सी 6 बातें कर ली? 6 बातें इधर उधर हो सकती हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। उसमें आप आगे पीछे कर सकते हो जो भी आपको याद रहे, लेकिन क्रम से याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि यार जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में ये बातें बोली थी। तो सबसे पहली बात जॉन डाल्टन ने क्या बोली थी? सबसे पहली बात बोली थी कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं और ये परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे होते हैं, है ना। पहला पॉइंट क्या बोल दिया? सभी पदार्थ, आसपास हमारे जितने भी पदार्थ मौजूद हैं सभी काय से मिलकर बने हुए हैं? परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। और ये परमाणु काय में भाग लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में। मतलब अपन ने जो रिएक्शन करी थी अभी बेकिंग सोडा में जो होगा वो भी परमाणु से मिलकर बना हुआ होगा, जो सिरका होगा जिसमें एसिटिक अम्ल होगा वो भी काय से मिलकर बना हुआ होगा? परमाणु से मिलकर बना हुआ होगा। और जब आपस में रिएक्शन करवाई तो वो पदार्थ ने रिएक्शन नहीं करी, वो परमाणुओं ने रिएक्शन करी, है ना। परमाणु रिएक्ट करते हैं, जॉन डाल्टन ने ये बोला। पहला नियम ये हो गया। दूसरा बोला परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। परमाणु सूक्ष्मतम, सबसे छोटा, अविभाज्य, जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है जिसको अभिक्रिया के दौरान ना तो सृजित किया जा सकता है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है ना। दूसरी बात उन्होंने क्या बोल दी? परमाणु सबसे छोटा कण होता है जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। तो इनको दो शब्दों में तोड़ दिया उन्होंने, इतनी बात को दो शब्द में बोल दिया, परमाणु सूक्ष्मतम और अविभाज्य। सूक्ष्मतम और अविभाज्य, सूक्ष्मतम मतलब कि सबसे छोटा, उससे छोटा कुछ नहीं है, और अविभाज्य मतलब कि और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। तो इन्होंने और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता इतने सारे शब्दों को ना छोड़कर एक शब्द लिख दिया, अविभाज्य, है ना। तो परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है जिसको अभिक्रिया के दौरान ना तो सृजित किया जा सकता है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। ये कौन सा पॉइंट हो गया? दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? बोलता है एक तत्व में उपस्थित, कोई एक तत्व ले लो, जैसे अपन ने ले लिया हाइड्रोजन। किसी एक तत्व में उपस्थित सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा, सभी परमाणु का द्रव्यमान जो होगा वो सेम टू सेम होगा, बराबर होगा, द्रव्यमान भी बराबर होगा और उनके रासायनिक गुणधर्म भी बराबर होंगे। एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं? समान होते हैं। द्रव्यमान भी मतलब उनका वेट जो नापेंगे अपन वो भी, और उनके रासायनिक गुणधर्म भी जो है वो समान होंगे, एक जैसे परमाणु, एक परमाणु, एक तत्व के परमाणु, है ना। यदि ये होगा तीसरा पॉइंट। चौथा हो जाता है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान भी अलग होगा और उनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन छोटा परमाणु है, ऑक्सीजन उससे बड़ा परमाणु है ना। जो सोना है उसका छोटा परमाणु होगा, कार्बन का उससे बड़ा परमाणु होगा। तो अलग अलग तत्वों की बात करेंगे यदि हम, तो सभी के द्रव्यमान, सभी के परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग आएंगे। और एक तत्व की बात करेंगे तो सभी परमाणु के द्रव्यमान सेम रहेंगे। हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के सभी परमाणु सेम द्रव्यमान के होंगे और उनका जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो भी सेम रहेंगे। जबकि दो अलग अलग, हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन से करूंगा तो वो तुलना करने योग्य जाएंगे, वो अलग अलग उनके परमाणु द्रव्यमान होंगे, उनका भार भी अलग अलग होगा और उनके जो है वो गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। ये चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है? पांचवा पॉइंट बोलता है कि जो परमाणु होते हैं वो एक निश्चित छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में आपस में क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। परमाणु क्या करते हैं? एक छोटी और पूर्ण संख्या के रूप में आपस में योग करते हैं, आपस में जुड़ते हैं परमाणु और काय का निर्माण करते हैं? यौगिकों का निर्माण करते हैं। और छठवां पॉइंट इसी चीज को और अधिक बता देता है, बोलता है कि एक यौगिक में जितने भी परमाणु होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में होते हैं, उनका जो अनुपात होता है वो एक निश्चित होता है, सेम पैटर्न पे होता है, वो चेंज नहीं हो सकता, नहीं तो यौगिक नहीं बनेगा। तो ये 6 पॉइंट हैं, कितने सिंपल सिंपल से हैं। पहला बोल दिया कि सभी परमाणु जो है वो, सभी पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं और यही परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा बोल दिया ये परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होते हैं जिनको ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल आपको रटना नहीं है, रटना नहीं, उन्होंने क्या क्या बोला 6 बातें बस उसको याद रखना है ना। तो पहली बात बोल दी कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेते हैं। दूसरा, परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है जिसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या बोल दिया? एक तत्व में उपस्थित सारे परमाणु, एक तत्व में उपस्थित सारे परमाणु समान द्रव्यमान के होंगे, उनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे, है ना। एक तत्व में उपस्थित सारे परमाणु जो है वो समान होंगे, उनका द्रव्यमान भी समान होगा और उनके रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे। और दूसरा यदि बात करूं मैं,
भिन्न भिन्न अलग अलग तत्वों की बात करूं तो अलग अलग तत्वों में उपस्थित परमाणु का द्रव्यमान भी अलग अलग होगा और साथ साथ उनका जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो भी अलग अलग होंगे। ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट बोलता है कि ये तत्व जो रहते हैं आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और निश्चित अनुपात में मिलकर जो है वो एक यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। जो तत्व होते हैं वो एक निश्चित एक छोटी पूर्ण संख्या में, एक शब्द यूज करा उन्होंने, छोटी और पूर्ण संख्या में मिलते हैं और एक यौगिक का निर्माण करते हैं। फिर आखिरी पॉइंट बोल दिया कि ये जो यौगिक में तत्व होते हैं उनका अनुपात जो है वो एक निश्चित अनुपात होता है ना। आखिरी पॉइंट बोल दिया उन्होंने, जो इन तत्वों का अनुपात होता है वो एक निश्चित अनुपात होता है। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होते हैं। उन्होंने उसी चीज को उन्होंने थोड़ा सा टफ शब्दों में यूज किया है। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की सापेक्ष संख्या और प्रकार जो होती हैं वो कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं। निश्चित मतलब परमानेंट होते हैं, कोई भी उसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसका हम एक प्रैक्टिकल, इसका एक एग्जांपल करेंगे। ये वाला एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट रहता है, 6 ग्राम एसिटिक अम्ल अभिकृत होते हैं। तो इसको जो है वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। जो आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसकी मदद से हम इसका फायदा उठाएंगे और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, आज ही करेंगे। और इसको आपको समझ में भी आएगा कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। तो मैं इसको जो है वो सबसे पहले पेंट स्क्रीन पर ले जाता हूँ और इसको पूरे क्वेश्चन को उधर डाल लेता हूँ। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम, थोड़ा सा नंबर पे ध्यान देंगे, नंबर जो है वो छोटे छोटे लिखे होंगे। 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है। केमिकल का नाम है सोडियम कार्बोनेट, है ना। हो सकता है कई बच्चे पहली बार सुन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अपन जो है वो अपन धीरे धीरे सब चीज सीखते जाएंगे। 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लिया और फिर उसके बाद 6.0 ग्राम यानी कि 6 ग्राम एसिटिक अम्ल लिया। एसिटिक अम्ल लिया उन्होंने 6 ग्राम, है ना। इन्होंने जो है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट बनाया, 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट बनाया और 0.9 ग्राम जल बनाया, जल उत्पाद के रूप में बनाया, जल 0.9 ग्राम जल बनाया, है ना। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। ये कोई अभिक्रिया हुई, मतलब इन्होंने कैसा लिखा, इस अभिक्रिया को तोड़कर लिख लिया। फिर ये अभिक्रिया कैसी हुई, ये अभिक्रिया हुई, इन्होंने इसको मैं एक साथ लिखता हूं तो ये अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये अभिक्रिया हुई, कैसी अभिक्रिया हुई, सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान रखिएगा। ये वाली चीज क्या है, रासायनिक अभिक्रिया इसको बोलते हैं, इस तरह से दर्शाते हैं, है ना। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो देखो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है ना, ये वाला एरिया देखो, यहाँ पर अभिक्रिया को हम दो पोर्शन में बांट लेते हैं। बीच में ये लगा हुआ ना एरो का चिन्ह, इसको बोलते हैं चेंजेस टू का साइन। चेंजेस टू, चेंजेस मतलब परिवर्तित हो रहा है, इंग्लिश में, इंग्लिश का स्पेलिंग है चेंजेस टू, चेंजेस टू, है ना। ये अभिक्रिया है, पहली बार शायद आप रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हुए देख रहे होंगे। तो ये इस अभिक्रिया को दो पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं हम। पहला पोर्शन होता है इस एरो के इस साइड, इस एरो के इस साइड, और दूसरा पोर्शन होता है इस एरो के इस साइड, ठीक। तो जो इस साइड वाला पोर्शन होता है, इस साइड वाला पोर्शन जो होता है, जो एरो के इस साइड है, पूंछ वाली साइड है, ये देखो एरो बना हुआ है ऐसा, दूसरा कलर लेता हूं मैं, एरो ऐसा बना हुआ है। तो ये वाला जो पूंछ वाला साइड है, जो पूंछ वाला साइड है, इस साइड जो भी चीजें होती हैं इनको हम बोलते हैं अभिकारक। इन दोनों को क्या बोलते हैं, अभिकारक। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वे में इन दोनों को क्या बोलूंगा मैं, अभिकारक, अभिकारक। और जो ये एरो के सिर वाले साइड होते हैं, ये वाला सिर है ना, ये सिर वाले साइड होते हैं, उनको सभी को बोलते हैं उत्पाद। कौन सा पाद, उत्पाद, है ना। तो ये अभिकारक और उत्पाद आपस में मिलकर कोई रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं, है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। ये अभिक्रिया जो है पूरी मिलकर दो पोर्शन में डिवाइड रहती है, अभिकारक और उत्पाद।
रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक क्या करते हैं, इनको इंग्लिश में रिएक्टेंट्स बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, है ना। और उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ पर बोलोगे आप भैया मल्टीप्लिकेशन को भी प्रोडक्ट बोलते हैं, तो नहीं, वो यहाँ पर बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश के बहुत सारे शब्द यहाँ पर रहते हैं अलग। तो जो बन रहा होता है अभिकारक आपस में क्रिया करके जो आखिरी चीज बना रहे हैं उसको बोलते हैं हम उत्पाद, है ना, उसको बोलते हैं उत्पाद। तो ये अभिकारक और उत्पाद मिलकर के इसका निर्माण करते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का। ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जो कि 10th क्लास का पोर्शन है, 10th क्लास में आता है, लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा बता दिया। अब देखो इस अभिक्रिया में हमको क्या बोल रहे हैं, हमको ये बोल रहे हैं वो कि ये कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसमें ये दोनों अभिकारक हैं आपस में क्रिया कर रहे हैं और ये तीनों उत्पाद बना रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि इस पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है कि नहीं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम लागू हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो उसको प्रूव करके बताओ कि हो रहा है। कोई मुझे बता पाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी आपको प्रैक्टिकली बताया था मैंने, कोई फिर से रिपीट कर पाएगा क्या होता है। मैं आपको बोलने को नहीं बोल रहा हूँ कि क्या उसको स्टेटमेंट बोलो आप क्या होता है, लेकिन आप बोलो मुझे आप कैसे प्रूव कर सकते हो। कोई बता पाएगा इस आप में से कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो रहा है कि नहीं, हम कैसे प्रूव कर सकते हैं इस अभिक्रिया में। यहाँ पर देखो ये इसका भार दिया हुआ है, यहाँ पर इसका भी दिया हुआ है। देखो सोडियम कार्बोनेट का दिया हुआ 5.3 ग्राम, इसका दिया हुआ एसिटिक अम्ल का 6 ग्राम, सोडियम एसिटेट का दिया हुआ है 2.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है 8.2, ओ भाई सोडियम एसिटेट का दिया हुआ है 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है 2.2 ग्राम और जल का दिया हुआ है 0.9 ग्राम। अब तो याद आ रहा होगा कैसे कर सकते हैं, कोई मुझे बता पाएगा कि कैसे कर सकते हैं हम इसका यूज, कैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम बता सकते हैं कि लागू हो रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा याद, चलो ठीक है। अपन ने अभी एक द्रव्यमान संरक्षण में उदाहरण लिया था, हमारे जय ने क्या किया था, बेकिंग सोडा लिया था। यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख पाऊंगा, बेकिंग सोडा लिया था और साथ में लिया था सिरका, साथ में लिया था सिरका, है ना, लिया था कि नहीं, बेकिंग सोडा और सिरका। उसके साथ क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी। 2 मिनट, ओ 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं रिएक्शन कॉपी कर रहा हूँ जो रिएक्शन हुई थी, क्योंकि ये केमिकल, यदि मैं बात करूं अभी हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी बेकिंग सोडा सिरका, और यहाँ पर हमने जो बनाया था वो बनी थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनी थी, साथ साथ कुछ और भी बना था, वो हमको दिख जाएगा इस रिएक्शन में, है ना। ये रिएक्शन जो है वो अभी आपको जो मैंने बेकिंग सोडा बनाई उसी का जो है वो फॉर्मूले बेस पे लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर देखो ये दिख रहा है आपको। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला C2H4O2 होता है, इसको हम तोड़कर भी लिख सकते हैं, CH3COH भी लिख सकते हैं इसको। उस पर आप ध्यान मत दो अभी, केवल फॉर्मूले पे ध्यान मत दो, अभी ये समझो कि ये होता है बस, है ना। और जो हमने खाने का सोडा लिया था उसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा जिसका उसका फॉर्मूला जो खाने का सोडा होता है ना उसका फॉर्मूला ये होता है NaHCO3, है ना। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारे पास बनता है,
है ना। ये एक सब्सटेंस ये बनता है, साथ में पानी बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो आप बोलोगे भैया पानी तो दिखा नहीं, पानी वहां दिखेगा नहीं क्योंकि मिक्स रहेगा, ये दोनों चीज जो है वो आपस में मिक्स रहेंगी, और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो जरूर हमको दिख जाएगी बबल के रूप में निकलती हुई, है ना। तो वो जरूर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। लेकिन अब देखो इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारा जो हमको सीखने वाली बात है उस पर ध्यान देते हैं हम। यहाँ पर ये लिखा हुआ रिएक्टेंट्स है, ये अभिकारक है, और ये प्रोडक्ट है, ये उत्पाद है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मैंने अभी आपको बता दिया है कि अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होते हैं। यहाँ पर देखो जय ने क्या किया, जय ने जो विनेगर लिया था वो कितनी मात्रा में लिया होगा, वो ज्यादा से ज्यादा 2 ग्राम मात्रा में लिया होगा। जो विनेगर लिया था इसने, कुछ बूंदी लिया था, 2 ग्राम लिया होगा। जो बेकिंग सोडा लिया होगा वो ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम लिया होगा, इतना ही लिया होगा, ज्यादा नहीं था वो। अपन ने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले ली ताकि अपन को सीख सके। तो ये 5 ग्राम था और ये 2 ग्राम था। टोटल भार कितना होगा केमिकल्स का, वो हो गया 7 ग्राम, हो गया कि नहीं। टोटल अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल भार कितना था अभिकारकों का, 7 ग्राम। अच्छा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमको बोलता है अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान से। मतलब इन केमिकल का जो द्रव्यमान आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, तभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो हो रहा होगा। तो हम देखेंगे इन तीनों का जो एडिशन आएगा, इन तीनों का जो ग्राम में भार आएगा, हमें नहीं मालूम है कितना होगा, हमें बिल्कुल नहीं मालूम है कितना होगा, वो थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का योगफल जो आएगा वो 7 ग्राम आएगा, इससे कम ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलता है कि अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान हमेशा ही बराबर होता है, हमेशा ही बराबर होता है। तो क्या आप मुझे अब बता सकते हैं इस अभिक्रिया में हमको कैसे पता चलेगा ये अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रही है कि नहीं? कोई बताएगा मुझे अब इसमें? हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज? हेलो हाँ भैया आ रही है। भाई, सो गए क्या सब लोग? भैया आ रही भैया है। सही है हाँ आ रही है। भैया सही है। 11.3 आ रहा, 11.3 ग्राम। हाँ तो हाँ देखो भैया। बोल, यहाँ पर बोल भी दे के कैसे करना है कैसे नहीं करना, सॉल्व तो कर रहे हैं। जब हम इन दोनों का टोटल करेंगे, इन दोनों का टोटल इनके बराबर यदि आ जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये अभिकारक है, ये सब क्या है, ये सभी सबरे के सबरे क्या है, अभिकारक है। इनका जो द्रव्यमान आएगा, मतलब इन्होंने अभिक्रिया करी है, अभिक्रिया हुई नहीं है लेकिन इन्होंने अभिक्रिया करी है। इनका जितना द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के यदि बराबर आ जाता है तो हम बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब 5.3 में 6 ग्राम जोड़ेंगे, तो 6 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना जाए, 11.3 ग्राम। अब अच्छी बात ये होगी यदि हम इन तीनों को जोड़ें और हमारे पास यही के यही वेट आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन हो रहा है। नहीं तो यह बुक ने हमको उल्लू बनाया है, सब हमको जो है वो बेवकूफ बनाने पे तुले हुए है ना। देखते हैं जोड़ने पर 8.2 आता है कि नहीं इसके बराबर, 8.2, 2.2 और 0.9। दशमलव की संख्याओं को जोड़ना मेरे ख्याल से आता होगा, आपको सिखाया होगा, दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, है ना। तो ये लिख दिया, 9 2 11, 11 और 2 13, 13 की 3 हासिल की 1, 8 और 2 10 और 1 11, 11.3 ग्राम। सेम आया कि नहीं आया? मतलब अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान सेम आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया, सेम आ गया। मतलब ये वाली अभिक्रिया जो हमको दी हुई है, ये अभिक्रिया किसका पालन कर रही होगी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रही होगी, है ना। ये है प्रैक्टिकल द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो क्या बोलता है, हमसे क्या सिखाना चाहता है, यही सिखाना चाहता है प्रैक्टिकली, कि अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान बराबर होगा किसके द्रव्यमान के, अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के, जो कि हमने कैसे देखा, प्रैक्टिकल के माध्यम से भी देख लिया। ठीक है, तो ये था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम और जॉन डाल्टन के 6 नियम, उसके बारे में कल हम बात करेंगे। परमाणु क्या होता है, इसका साइज कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक किसको बोलते हैं, अलग अलग परमाणु को कैसे सिंबल से पहले दर्शाया गया, बाद के सिंबल क्या है, वो सब के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, बहुत दिनों बाद अच्छी क्लास लगी है, मुझे तो अपनी तरफ से लगा, है ना। अगर आपको सीखने को मिला हो तो अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है।